अगर आप महिलाओं को लिंच करना शुरू करेंगे, मोरल मोरल पुलिसिंग करना शुरू करेंगे, तो आप अपने पेट पे लात मार रहे हैं, आप अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट पे लात मार रहे हैं। बांग्लादेश क्यों पाकिस्तान बनने पे आमादा है? पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान कोई बहुत शानदार नज़ीर नहीं है उनके सामने। तो बांग्लादेश की नेशन ब्रांडिंग, उसकी जो सॉफ्ट इमेज थी, जो उसके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथन करती, दक्षिण एशिया में एक बड़ा उदाहरण बनती भारत के बाद, वो प्रॉस्पेक्ट तो डेफिनेटली बहुत खतरे में है। कि कोई ऐसा कदम कैसे ले सकता है कि पाकिस्तान जैसे गरीब देश के साथ ट्रेड बढ़ाने पर वो काम कर रहा है, जोर दे रहा है, लेकिन उसके बाद जो पहले से अपॉर्चुनिटी है भारत जैसे बड़े देश की, उसको वो नकार रहा है या यहाँ से रिश्ते खटाई में डालने की कोशिश कर रहा है। इसको आप कैसे देखेंगे? जो बांग्लादेश की आज की स्थिति है, उससे फिर रिकवर करने में 3 से 4 साल तो कहीं नहीं जा रहा है। वो 3 से 4 साल वो भी तब लगेंगे, 3 से 4 साल जब हम ये उम्मीद करें कि फरवरी में इलेक्शन बहुत अच्छे से होंगे। बांग्लादेश में भी जो निर्वसन है, वहाँ से वो कौन से असाइलम में जाते हैं, भारत आते हैं, यूके जाते हैं, किसी और कंट्री में जाते हैं, ये सब कुछ कैलकुलेटेड है। चुनाव किस तरीके से होंगे, कौन किसके पाले में जाएगा, किसको कितनी सीटें मिल पाएंगी, कौन फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे आएगा, थर्ड आएगा, वो दिखाएगा कि गवर्नमेंट का नेचर कैसा होगा। फिर उसका मैनिफेस्टेशन समझ में आएगा। जिस बांग्लादेश को साउथ एशिया की ग्रोथ स्टोरी कहा जाता था, आज वहाँ पहचान के संकट की फिक्र ज़्यादा है। आज वहाँ अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं, सिंगर कॉन्सर्ट से भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, और महिलाओं को उनके पहनावे के लिए बीच सड़क पर नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर हम सीधा सवाल करेंगे कि बांग्लादेश ने जो ये कट्टरपंथ की राह पकड़ी है, उससे उसको क्या हासिल होने वाला है या आगे उसके सामने क्या मुश्किलें आएंगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं साउथ एशिया मामलों के जानकार शीश कुमार पाठक जी। उनसे हम जानेंगे कि आखिर हमारे पड़ोसी मुल्क यानी बांग्लादेश में क्या चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है विनय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। नमस्ते श्रीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। जी जी विनय जी, आभार। सर, मैं पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बांग्लादेश में जो ये कट्टरपंथ बढ़ा है, एक ज़माना था जब वो 1971 में सेकुलरिज्म की बात पर, अपने कल्चर की बात पर अस्तित्व में आया, और आज वहाँ कट्टरपंथ की बात हो रही है। इससे उन लोगों को क्या मिल रहा है या आगे क्या मिलेगा, और आने वाले समय में उनके सामने क्या मुश्किलें आएंगी? विनय जी, बांग्लादेश की जो स्थिति है आज, जाहिर सी बात है कि इतिहास उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम बांग्लादेश का थोड़ा सा इतिहास देखें तो पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, और जब बांग्लादेश केम इनटू बीइंग, तो उस वक्त आपको पता है कि हम कह सकते हैं कि लगभग 20% के की आबादी ज़रूर ऐसी थी जो लिबरेशन वॉर के अगेंस्ट थी, और वो पाकिस्तान का पार्ट बने रहना चाहती थी। तो ये कोई नई स्थिति तो नहीं है। बांग्लादेश में हमेशा से ज़रूर ऐसे लोग रहे हैं, ऐसा विचार रहा है जो थोड़े कट्टरपंथ की तरफ रहे हैं और प्रो पाकिस्तानी रहे हैं। और बांग्लादेश की जो राजनीतिक इतिहास है, वो भी कुछ ऐसा रहा कि अवामी लीग, वो भी कुछ ऐसा रहा कि शेख मुजीबुर रहमान के सत्ता में आने के बावजूद, अगर आप थोड़ा इतिहास देखें तो उन्होंने इतनी सारी सीटें जीतने के बाद, 300 में 293 सीटें जीतने के बावजूद भी उन्होंने ऑल अपोजिशन पार्टीज़ को बैन कर दिया था, और फिर वन पार्टी सिस्टम की शुरुआत कर दी थी। और कहते हैं कि करीब इतने सारे 12 इलेक्शंस हुए हैं बांग्लादेश में, और अगला 13वां इलेक्शन फरवरी में होना है। लेकिन कहते हैं कि उसमें से केवल 4 या 5 फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं। बाकी सारे ही, चाहे वो मुजीबर रहमान के ज़माने में हो, या शेख हसीना के ज़माने में हो, या जिया के ज़माने में हो, या खालिदा जिया के ज़माने में हो, वो रिग्ड रहे हैं। तो बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति हमेशा से ही बहुत ही वोलाटाइल रही है। कट्टरपंथ की जड़ें तो हमेशा से ही रही हैं। तो आज जैसी परिस्थितियां बदली हैं, उन्हें सर उठाने का मौका थोड़ा तेज़ी से मिल रहा है, और जो आपने एग्जाम्पल क्या जो आपने घटनाएं गिनाई, वो सतह पे आ रही हैं, जब जितनी हम तक पहुंच पा रही हैं, तो जड़ें तो पहले से हैं वहाँ पे। जी, सर, मेरा अगला सवाल है कि बांग्लादेश में अभी अल्पसंख्यकों पर आप देख रहे होंगे हमले बढ़ रहे हैं। अभी हाल में दीपू चंद्र दास हों, अमृत मंडल हों, इनकी मॉब लिंचिंग कर दी गई। सर, इसकी वजह से जो बांग्लादेश पे हमारा एक रीजनल ट्रस्ट था, वो कैसे कमज़ोर हुआ है? इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ज़रूरी सवाल पूछा है विनय जी आपने। वो वही नोआखाली है जहाँ गांधी पहुँचे थे, और उस नोआखाली के अमृत मंडल को जिस तरह से लिंच किया गया, और जब भारत सरकार ने इस पे आपत्ति जताई, तो जिस तरह से उसे काउंटर किया ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कि नहीं, ऐसा नहीं है, नैरेटिव है, ये फेक नैरेटिव है।
तो अब आप देखें कि इस मॉब लिंचिंग से और इस तरह का बांग्लादेश की जो इमेज पहले रही है साउथ एशिया में, वो एक इस्लामिक कंट्री रहा है जिसका स्टेट रिलीजन इस्लामिक ज़रूर रहा है, लेकिन वो लिबरल रहा है अपने मैनिफेस्टेशन में, अपने आउटपुट में। उसकी लिबरल पॉलिसीज़ रही हैं और दक्षिण एशिया में उनकी सिविल सोसाइटी के बहुत चर्चे होते हैं, उनके ग्रोथ रेट के बहुत चर्चे होते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है विनय जी, उसमें ना नेशन ब्रांडिंग की बहुत अहमियत होती है और नेशन ब्रांडिंग से लिबरल पॉलिसीज़ को बहुत एनफोर्समेंट मिलता है, बहुत बल मिलता है। अभी अगर सब कुछ ठीक होता तो बांग्लादेश को अभी नवंबर में एलडीसी जो स्टेट होते हैं, लीस्ट डेवलप्ड स्टेट्स, उनसे उस लिस्ट से वो बाहर आने वाले थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो चीज़ 32 तक टलने वाली है। तो बांग्लादेश की नेशन ब्रांडिंग, उसकी जो सॉफ्ट इमेज थी, जो उसके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथन करती, दक्षिण एशिया में एक बड़ा उदाहरण बनती भारत के बाद, वो प्रॉस्पेक्ट तो डेफिनेटली बहुत खतरे में है विनय जी। जी सर, मेरा अगला सवाल बांग्लादेश को कल्चर को लेकर है। आप देखते हैं और हम सब ने देखा कि 1971 में जो बांग्लादेश बना और अभी तक वहाँ कई ऐसे लोग हैं जो भले ही मुस्लिम हैं लेकिन उनके नाम हिंदुओं जैसे हैं। वहाँ की महिलाओं को हम देखते हैं कि भले ही वो मुस्लिम हैं लेकिन वो बिंदी भी लगाती हैं, साड़ी भी पहनती हैं। लेकिन अभी हाल में कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली कि जब महिलाएं सड़क पर जा रही थी कहीं तो उनको कट्टरपंथियों का एक ग्रुप रोकता है, उनसे पूछता है कि अरे तुम तो मुस्लिम हो, तुम बुर्का क्यों नहीं पहनती, हिजाब क्यों नहीं पहनती। उनकी एक तरीके से मोरल पुलिसिंग की जाती है, उन्हें बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जाता है और कई बार तो हमने देखा कि उन्हें मारा पीटा भी गया। तो इससे सर जो बांग्लादेश है उसको आप कैसे समझते हैं कि उसको 21वीं सदी से पीछे की तरफ धकेलने का काम किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल। मैं कहीं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था विनय जी, उसमें ऐसा लिखा गया है कि जो बांग्लादेश की आज की स्थिति है, उससे फिर रिकवर करने में 3 से 4 साल तो कहीं नहीं जा रहा है। वो 3 से 4 साल वो भी तब लगेंगे, 3 से 4 साल, जब हम ये उम्मीद करें कि फरवरी में इलेक्शन बहुत अच्छे से होंगे और जो सरकार बनेगी वो एक डेमोक्रेटिक सरकार होगी और लिबरल पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाएगी, जो बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। उसके बहुत सारे कारण भी हैं। लेकिन जो महिलाओं वाली बात आपने कही, बांग्लादेश में आप देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो रेडीमेड सेक्टर है, रेडीमेड क्लॉथिंग का, उसका बहुत बड़ा हब है। बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज़ और वेस्टर्न कंपनीज़ वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और वो जो पूरा लेबर फोर्स है ना विनय जी, उसमें लगभग 65 से 70% महिलाएं काम करती हैं। आप महिलाओं का जो एक कल्चर बना है वहाँ पे काम करने का, जिस पे बांग्लादेश को प्राइड था, अगर आप महिलाओं को लिंच करना शुरू करेंगे, मोरल मोरल पुलिसिंग करना शुरू करेंगे, तो आप अपने पेट पे लात मार रहे हैं, आप अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट पे लात मार रहे हैं। बहुत दुखद है, एक भारतीय होने के नाते भी मैं कहूँगा कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है और हमारा बहुत ज़बरदस्त पड़ोसी रहा है, बहुत चीज़ों में भागीदार रहा है। दक्षिण एशिया सार्क की जो शुरुआत है, जो उनका विचार है, वो बांग्लादेश से आया। लेकिन आज का बांग्लादेश अगर अपनी महिला फोर्सेस पे, लेबर फोर्सेस पे मॉब लिंचिंग करेगा और कल्चरल मोरल पॉलिसिंग करेगा, तो उनका तो सोसाइटल लेवल पे भी मैं कहूँगा ये एक बहुत तरह का डिमिनिशिंग इम्पैक्ट आएगा और इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट भी डाउनग्रेड होगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो आप देख ही रहे हैं, वो काफ़ी डाउनग्रेड हो रही है। हाँ जी। सर, हम लिबरलिज्म की बात कर रहे थे तो आर्ट एंड कल्चर के अगले सवाल पे आते हैं। जो यहाँ पर कट्टरपंथी ताकतें ये मजबूत हुई हैं बांग्लादेश में और इसकी वजह से जो वहाँ की क्रिएटिव इंडस्ट्री है यानी आर्ट एंड कल्चर, वहाँ की जो फिल्में बनती थी, वहाँ जो साहित्य लिखा जाता था, यहाँ जो थिएटर जो लोग ड्रामा करते थे, उस पे कैसे इस पे असर पड़ रहा है और बांग्लादेश को के आर्ट एंड कल्चर को ये कैसे नुकसान पहुँचा रहा है? ये सवाल बहुत ज़रूरी सवाल है विनय जी कि बांग्लादेश की जब शुरुआत हुई, उस मूवमेंट की शुरुआत हुई तो वो भाषा के सवाल पे शुरुआत हुई थी और भाषा बहुत बड़ा पुल है किसी भी कल्चर का और सोसाइटीज़, जो डिफरेंट डिफरेंट क्लास क्रीड सोसाइटीज़ होती है उनके बीच में ब्रिज बनाने का। तो कल्चरल लॉस अगर बांग्लादेश का होता है तो ये बांग्लादेश का जो आइडिया ऑफ नेशन है उस पे बड़ा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप देखें कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है अपने इंसेप्शन में। धर्म के नाम पे पाकिस्तान बना था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान ज़रूर बना था, लेकिन बांग्लादेश धर्म के नाम पे नहीं बना था, वो संस्कृति और भाषा के ही सवाल पे और अस्मिता के ही सवाल पे बना था। आज के बांग्लादेश में अगर रविन्द्रनाथ टैगोर स्वीकार्य नहीं है, तो फिर ये बहुत कठिन है और ये अब मुझे बहुत दुख होता है कि बांग्लादेश क्यों पाकिस्तान बनने पे आमादा है। पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान कोई बहुत शानदार नज़ीर नहीं है उनके सामने, लेकिन हाँ कारण है, उसके सबके कारण हैं। और मैं आपको कहूँ, आपके सवाल के साथ जाऊँ तो अगर बांग्लादेश अपनी सॉफ्ट पावर खोएगा तो अपनी रियल पावर खो देगा। जी।
सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पर अब लिबरल सोच जो है आर्ट एंड कल्चर उस पे लगातार हमला हो रहा है। तो सर ये इससे अंतर्राष्ट्रीय छवि जो है बांग्लादेश की, उस पे क्या असर पड़ रहा है? और जो वहाँ का टूरिज़्म था जैसे लोग आते थे, सुंदरवन देखने जाते थे, कॉक्स बाज़ार की बात होती थी और भी कई जगह हैं। तो इससे टूरिस्ट कैसे उन जाने से बचेंगे? और बांग्लादेश की छवि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो रही है, इससे उसको क्या-क्या नुकसान होंगे? बहुत खासा नुकसान हुआ विनय जी। अभी तो बहुत पक्की रिपोर्ट तो नहीं आ सकती ऐसी सिचुएशन में, लेकिन जो रिपोर्ट मुझे पढ़ने को मिली उसमें ये दावा किया गया है कि पिछले 1 साल में लगभग 80% से ज़्यादा गिरावट हुई है टूरिज़्म की। और बांग्लादेश का जो एक कंपोजिट कल्चर रहा है, और ठीक है वहाँ पे 75 से 80% मुस्लिम बहुल देश ज़रूर है, लेकिन बांग्लादेश अपने मैनिफेस्टेशन में थोड़ा कंपोजिट कल्चर की तरफ जाता था, और ये टूरिज़्म को बहुत अट्रैक्ट करता है। वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं जहाँ से आप एफडीआई की उम्मीद लगाते हैं, जहाँ से आप टूरिस्ट की उम्मीद लगाते हैं, जहाँ से आप सॉफ्ट पावर बनने की धमक बताते हैं, वो पूरा प्रॉस्पेक्ट आपका डिमिनिश हो जाता है। अभी जैसे रहमान जिया, तारिक रहमान जिया साहब पहुँचे हैं बांग्लादेश में। अब वो 17 साल यूके में रह के आए, और नए खिलाड़ी तो नहीं हैं बांग्लादेश पॉलिटिक्स में, लेकिन उनके ऊपर ज़रूर ये दबाव होगा कि जब वो यूके से आए हैं तो उन्हें पता है ये बांग्लादेश देश के तौर पे तभी आगे बढ़ पाएगा जब वेस्टर्न फोर्सेस उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगी, उनके डेवलपमेंट पॉलिसीज़ में वो कंट्रीब्यूट करेंगी। और ये तब तक नहीं होगा अगर आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होंगे, अगर आपके यहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह से जातियाँ की जाएंगी, मॉब लिंचिंग की जाएगी, तो उन्हें वो जो एक रियायतें मिलती हैं ग्लोबल ट्रेड में, जो कि बांग्लादेश को मिलती हैं। अभी बहुत कई बार घोषणाएं हुई हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन एक अल्टीमेटम दिया जा रहा है बांग्लादेश को कि अगर ये हालात ऐसे ही बने रहे तो व्यापार में समझौतों में हम ये रियायतें कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से रहमान साहब आए हैं तो उनके ऊपर ये भी एक दबाव होगा, और ये भी दबाव है कि उनको लिबरल दिखना पड़ेगा। जी। सर ट्रेड की बात हुई है तो अब बांग्लादेश की अब इकोनॉमी पे भी बात कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो अस्थिरता बांग्लादेश में रही है पिछले दिनों में, धार्मिक हिंसा लगातार हुई, तो इसकी वजह से उनकी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? आप देखते हैं कि पिछले दशक में उन्होंने 6 से 7% की जीडीपी ग्रोथ रेट एकदम बनाए रखी है औसतन, और उसके बाद अब जब ये चीज़ें हो रही हैं तो इससे उनकी इकोनॉमी कैसे नीचे जाएगी और इससे वहाँ की नौकरियों पर, वहाँ की जो इंडस्ट्री है उस पे कैसे असर पड़ेगा? विनय जी कहते हैं कि किसी समाज में ना अगर विकास हो रहा हो तो वो सारी असमानताओं की खाई धीरे धीरे पाट देता है। बांग्लादेश में ठीक वैसा हुआ। सिविल सोसाइटी बहुत रोबस्ट थी, महिलाएं काम पे जाती थीं, और बांग्लादेश की जो बुनियाद बनी वो धर्म नहीं था। तो माना कि वहाँ पे हमें माना कि वहाँ पे मुस्लिम सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन बंगाली अस्मिता वहाँ पे डोमिनेट करती थी। और ये बंगाली अस्मिता की वजह से जो एक तरह का ब्रिज बना हुआ था कम्युनिटीज़ के बीच में, उससे इकॉनमी को डायरेक्ट फ़ायदा होता था। अब धार्मिक पहचान के नाम पर, हालांकि ये भी कोई नई कोशिश नहीं है बांग्लादेश में। अगर आप थोड़ा सा इतिहास देखें तो शुरुआत ज़रूर हुई थी बांग्लादेश की एक सेकुलर स्टेट से, लेकिन बहुत जल्दी ही जिया के आने के साथ ही फिर वो सेकुलरिज्म वर्ड हटाया गया, और उसके बाद जनरल इरशाद के टाइम पे फिर इस्लामिक स्टेट उसको किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में सेकुलरिज्म अगर लाने की बात की भी, तो भी इस्लामिक स्टेट तो वो बना ही रहा। तो जड़ें वहाँ पे हैं कट्टरपंथ की, लेकिन आपके सवाल के हिसाब से मैं ज़रूर कहूँगा कि आर्थिक नुकसान बांग्लादेश को इसलिए होगा कि जब आपकी कम्युनिटी एक साथ बैठ के काम नहीं कर पाएगी, जब लेबर फोर्स के लिए एक सिक्योर माहौल नहीं होगा, जब राजनीति एक स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं दे पाएगी, जब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इस तरह से स्ट्रेंथन ना करें जिनको कंट्री के अंदर भी और ग्लोबल फोर्सेस भी ना सपोर्ट करें, जब ये सारी चीज़ें एक साथ आप नहीं दे पाओगे, तो फिर इकॉनमी डेफिनेटली लॉस पे जाएगी। और ये बहुत 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 बड़ा नुकसान है बांग्लादेश का, क्योंकि साउथ एशिया में कहते हैं, कई बार भारत से भी बेहतर बताते हैं सिविल सोसाइटी को बांग्लादेश की, कि सिविल सोसाइटी जो बांग्लादेश की रही है वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करती रही है, सोसाइटल नॉर्म्स पे खरी उतरती है, और कम्युनिटी सर्विस बहुत शानदार काम करती रही। ये फैब्रिक बनने में टाइम लगता है विनय जी, और इसको बस एक उन्माद के लिए ढहा देना आसान है, लेकिन उसे बनाने में बांग्लादेश को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसा कि सर आप बता रहे हैं कि वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं वो खुद ही जो बांग्लादेश का एक सुनहरा भविष्य था उसको दांव पर लगा रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बांग्लादेश का ट्रेड गिरेगा, इकोनॉमी गिरेगी, तो उससे फ़ायदा किन देशों को होगा? जो बाहर से वेस्टर्न कंट्री से एफडीआई आता था, अब वो किसके पास जाएगा? और जितनी तेज़ी से ये दौर बदल रहा है, जितनी तेज़ी से बाकी देश आगे बढ़ रहे हैं, उनसे मुकाबला करने के मामले में बांग्लादेश कैसे पीछे हो सकता है?
इस सवाल की बुनियाद में विनय जी ना ये भी दिखाता है कि बाकी दूसरे कंट्रीज़ जो बांग्लादेश से छूटते इंडस्ट्री का फ़ायदा उठाएंगे, तो अगर कभी बांग्लादेश एक पटरी पे लौटता भी है तो भी उसे कितना टाइम लग जाएगा। दरअसल इस सवाल के पीछे ये कॉन्टेक्स्ट बनता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा विनय जी कि बांग्लादेश मेन तो उसका टेक्सटाइल सेक्टर है, लेकिन कोई एक ऐसा देश नहीं होगा जहाँ पे ये चीज़ें छिटक के जाएंगी, लेकिन सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। जैसे वियतनाम तो ऑफ कोर्स टेक्सटाइल में वियतनाम, चूँकि उनके यहाँ पे ईयू के साथ पहले से उनके पास ईवीएफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो शायद गारमेंट्स वाली चीज़ें तो सबसे पहले वियतनाम के पास पहुँचेंगी। उनके पास बहुत रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और आउटपुट इंडस्ट्री भी बहुत शानदार है, तो मेरे ख्याल से वियतनाम को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। उसके बाद इंडोनेशिया इंडोनेशिया को भी फ़ायदा होगा, भारत को भी फ़ायदा हो सकता है। भारत में चूँकि प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चली है, तो वो काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा भारत को। लेकिन मैं इसको इस नज़रिए से ना देख के बाकी छोटे-मोटे और भी इंडस्ट्री हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे कुछ इंजीनियरिंग के टूल्स होते हैं, कुछ अलग-अलग छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो अलग-अलग कंट्रीज़ में उसका लाभ पहुँचेगा। लेकिन आपकी जो मंशा थी ये पूछने से कि अगर ऐसा होता है, भारत एक बड़े पड़ोसी के देश में, हम उसे लाभ की दृष्टि से नहीं देखेंगे, ना देखना चाहेंगे। हमारे हित में तो यही होगा कि बांग्लादेश जैसे फल फूल रहा था वो फलता फूलता रहे, क्योंकि एक स्वस्थ, एक विकसित पड़ोसी अगर होगा तो हमारा पड़ोस बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट हमें दे पाएगा। और हमारी जो इंजन है, हमारी जो इकॉनमी की इंजन है, उसका बहुत बड़ा फोकस हम सिक्योरिटी पे फिर नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर बांग्लादेश स्टेबल नहीं रहेगा विनय जी, तो हमें जितना फ़ायदा होगा इंडस्ट्री से, उससे ज़्यादा हमें फिर अपनी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हम तो हमेशा चाहेंगे कि बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक देश के तौर पे फ्लोरिश करे, वहाँ की जनता आगे बढ़े और लोकतांत्रिक मूल्यों को निभा पाए। सर हम तो चाहते हैं और भारत ने हमेशा से चाहा है, बल्कि आज़ादी हमने दिलाई, उनकी मदद की बांग्लादेश की। लेकिन बांग्लादेश में जो अभी सरकार है, उसके कदम है, उससे हमें लगता है कि शायद वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं। अभी हाल में पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने, जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के अभी मुख्य सलाहकार हैं यानी मोहम्मद यूनुस जी, उन्होंने पाकिस्तानी उच्चायुक्त से मुलाकात की और उसमें ये बात निकल के आई कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो ट्रेड है, वो करीब 20% तक बढ़ गया है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कोई ऐसा कदम कैसे ले सकता है कि पाकिस्तान जैसे गरीब देश के साथ ट्रेड बढ़ाने पर वो काम कर रहा है, जोर दे रहा है, लेकिन उसके बाद जो पहले से अपॉर्चुनिटी है भारत जैसे बड़े देश की, उसको वो नकार रहा है या यहाँ से रिश्ते खटाई में डालने की कोशिश कर रहा है। इसको आप कैसे देखेंगे? विनय जी, कई बार राजनीति आर्थिक नीतियों को सपोर्ट करती है और कई बार राजनीति आर्थिक नीतियों के लिए कुआं बन जाती है। बहुत पहले एक छोटा सा संदर्भ मैं देना चाहूँगा। भारत में हरित क्रांति आई हुई थी और गेहूं के मामले में हम काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट हो रहे थे। उसी वक्त बांग्लादेश की में ऐसी सरकार थी कि उन्होंने भारत से गेहूं के बीज नहीं मंगाए, उन्होंने मेक्सिको से मंगाए और ब्राज़ील से होते हुए वो गेहूं के बीज पहुंचे। और उसके साथ ही अब वो वहाँ के कंडीशन के हिसाब से वो गेहूं के बीज ठीक नहीं थे और नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश में वीट ब्लास्ट नामक बीमारी फैल गई और बांग्लादेश की गेहूं की खड़ी खड़ी फसलें आग आग लगा दी गई। भारत में तो तुरंत में हमने अपने 5 किलोमीटर बाउंड्री पे गेहूं की खेती ख़त्म की ताकि वो हवा से आते हैं वायरस। उस वक्त भी भारत ने पेशकश की थी और बांग्लादेश के लिए सबसे अच्छा था कि वो भारत से गेहूं के बीज ले लेता। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, राजनीति कई बार आर्थिक नीतियों के लिए कुआं भी बन जाती है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो पाकिस्तान जो दर दर घूम रहा है कि उसे कुछ आर्थिक बख्शीश मिल जाए वेस्टर्न कंट्रीज से, उनके साथ अगर आपने 20% अपना ट्रेड बढ़ा भी लिया तो क्या हासिल किया। ये बहुत शर्मनाक है, मुझे शायद ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये बहुत शर्मनाक है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ा करके मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स से ज़्यादा वो पॉलिटिकल मैसेजिंग करना चाह रहे हैं। बांग्लादेश जहाँ की ईयू के साथ ट्रेड कर रहा है, बांग्लादेश जहाँ की यूएस के साथ ट्रेड कर रहा है, यूके के साथ उसके बड़े शानदार संबंध हैं, उन्हें वेस्टर्न पावर के साथ, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के साथ गलबहियाँ मिलाते हुए बांग्लादेश की को चलने का प्रॉस्पेक्ट है। आप पाकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ा भी लेंगे तो खुद पाकिस्तान का मुस्तकबिल कितना सेफ़ है हमें कंफर्म नहीं है अभी। तो आपकी इंगिती बिल्कुल ठीक है। ये दुखद है, ये व्यक्तिगत तौर पे भी मैं एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के तौर पे देखता हूँ तो बहुत दुखद है। हम बांग्लादेश को जब भी देखते हैं, समझते हैं, तो हम एक ऐसे पड़ोसी के तौर पे समझते हैं जो एक हमारे सपोर्ट पार्टनर के तौर पे खड़ा रहता है। उसका उसका बढ़ना हमारा बढ़ना होगा, लेकिन अभी बहुत दुखद है और जितना मैं सोच पा रहा हूँ विनय जी, ये आगे और दिक्कतें बढ़ने वाली हैं।
सर अभी जो हम बात कर रहे थे आपसे बातचीत में हमें समझ में आया कि अभी बांग्लादेश में रोज़गार हो गया, इंडस्ट्री हो गई, शिक्षा हो गई, इसको लेके इस पर फोकस कम है, बल्कि उनका ध्यान इस पर है कि हमारी जो पहचान है उसको पर संकट ना हो, उस पर फ़िक्र ज़्यादा कर रहे हैं। तो सर ऐसे में जो अभी की अंतरिम सरकार है बांग्लादेश की या फरवरी में चुनाव के बाद जो भी सरकार बनेगी, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या होंगी कि बांग्लादेश का भविष्य जो है वो सुरक्षित हो पाए? विनय जी, ये थोड़ा आगे का सवाल हो गया। उसके पहले अगर आप अलाउ करें तो मेरे मन में ये है कि मैं थोड़ा-सा पॉलिटिकल सिनेरियो क्लियर करूँ यहाँ पे। पिछले फरवरी में हाँ, इसी साल के फरवरी में ये तय किया गया कि अगले फरवरी में इलेक्शन होगा। अभी तक वहाँ 2 पार्टीज़ रही हैं, हम जानते हैं, अवामी लीग और बीएनपी। अब अभी जो दौर चल पड़ा है, कुछ विचारक कहते हैं कि ये डी-अवामाइजेशन का दौर चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, बांग्लादेश में इसका भी इतिहास है। तो लेकिन लगातार जो सत्ता का खेल है बांग्लादेश में, या तो वो अवामी लीग के पास पहुंचता है या बीएनपी के पास पहुंचता है। लेकिन इस्लामिक छात्र शिविर नाम का छात्र संगठन था जो जमात इस्लामी हमेशा पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम करती है, लेकिन उसे अभी तक ये छूट नहीं दी गई थी कि वो चुनाव लड़े। इस सरकार ने, यूनिस गवर्नमेंट ने ये छूट दिला दी है उन्हें। लेकिन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जमात इस्लामी काम नहीं कर रही थी, लेकिन विद्यार्थियों की राजनीति में वो पहले से सक्रिय थी। और ये जो इस्लामिक छात्र शिविर है, वो बांग्लादेश के सारे बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत डोमिनेट रहे हैं। हर बार चुनाव नहीं भी जीते हैं तो उनकी उपस्थिति रही है, सेकंड पोजीशन पर ज़रूर रहे हैं, कहीं कहीं जीते भी हैं। पिछले 1 साल के अगर आप आंकड़े उठा के देख लें तो इस्लामिक छात्र शिविर ने लगभग ढाका यूनिवर्सिटी सहित लगभग सब जगह पे चुनाव जीता है। तो ये ना वो उनके एक कैडर बेस हैं, वहीं से ही अभी जो तीसरा जो हम जिसको अल्टरनेटिव कहना चाह रहे हैं या बांग्लादेश में देखा जा रहा है, जो नेशनल सिटीजन पार्टी जिसको कहा जा रहा है, उसमें भी जो फैक्शन है लगभग 50% वही फैक्शन है जो इस्लामी छात्र शिविर वाला फैक्शन है। और अब तो हम बड़े खुल के भी कह सकते हैं कि उन्होंने फॉर्मल आपस में गठबंधन कर लिया है। तो अब आप देखें प्रॉस्पेक्ट बांग्लादेशी राजनीति का कि एक तरफ अवामी लीग लगभग नहीं है, वोटर ज़रूर होंगे, सपोर्टर ज़रूर होंगे, लेकिन पार्टी गायब है। पार्टी इस हालत में नहीं है कि वो कंटेस्ट कर पाएगी। और बीएनपी को बिल्कुल नया फोर्स मिल गया है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो बेगम खालिदा जिया नहीं रहीं और तारिक रहमान जिया क्रिसमस में सेंटा क्लॉज बन के पहुँचे हैं बांग्लादेश में। देखते हैं वो क्या उम्मीद लाते हैं। तो एक तरफ बीएनपी है जो भी, जिसमें कई फैक्शन है। एक फैक्शन है जो प्रो लिबरल है और एक फैक्शन है जो उसी जमाते इस्लामिक प्रो माइंडसेट से आती है। लेकिन बीएनपी के पास, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में, मोमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग है ये। मतलब अभी जो अवामी लीग थी, मतलब जिसको ये जुलाई वाला अपराइजिंग के पहले जो अवामी लीग थी जिस तरह से डोमिनेट कर रही थी, बीएनपी का यही दर्द होगा कि अब हमें अगर सत्ता मिलेगा तो हमें भी ऐसे डोमिनेट करना है। ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं अभी, या करेंगे, या पहले भी किया है, जो जिस पे जो करने का लांछन आप अवामी लीग पे लगाते थे। तो मेरे ख्याल से बीएनपी के मन में ये होगा कि अब अगर हमें सत्ता मिले तो हमारा एक छत्र राज्य हो और फिर कोई अवामी लीग सर ना उठाए। ऐसा करने के लिए आपको वो सारे वोट बैंक लेने पड़ेंगे। बीएनपी का एक परंपरागत वोटर है, प्रो लिबरल जो फेस है, जिसमें आपने बहुत अच्छा बताया कि वो जब आए तो उन्होंने बोला कि नहीं, बांग्लादेश सबका है, हिंदुओं का भी है, इस्लामियों का भी, इस्लामिक लोगों का भी है, बुद्धिस्ट का भी है। तो वो एक प्रो लिबरल फेस उनको यूके को भी दिखाना है, यूएस को भी दिखाना है, ईयू को भी दिखाना है, प्लस हमारे यहाँ वो बांग्लादेश के उस फैक्शन को भी टारगेट करना है कि ये एक पार्टी है जो लिबरल फेस के साथ जाती है, पढ़े लिखे लोग हैं इसमें, आप ऐसा ना समझें। प्लस उन्हें पता है कि हमारा जो बेस है उसमें इस्लामिक लोग भी हैं, तो उनके साथ तो रिलेशन उनके जगजाहिर ही हैं। हालांकि पिछले साल में रिफ्ट हुई है, लेकिन फिर भी अब आप देखें, एक तरफ बीएनपी है, एक तरफ जमात इस्लामी अब चुनाव लड़ सकती है, और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट धड़ा है वो अब काफ़ी मैच्योर हो गया है, इस पर्टिकुलर अपराइजिंग का उसको श्रेय देते हैं, वो भी अब कंटेस्ट करेंगे। अगर हम एक सर्वे के पे यकीन कर लें तो मेरे ख्याल से अभी भी बीएनपी का सबसे बड़ा वहाँ पे से है, और उसके बाद जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी का रहेगा। लेकिन जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी अगर आपस में मिल जाते हैं और उसके बाद चुनाव लड़ते हैं, जाहिर है वो पहले तो खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि डोमिनेट कौन करेगा, सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा। अवामी लीग कहीं होगी नहीं। उसमें भी ये बात है कि यूनिस गवर्नमेंट, जो कार्यवाहक गवर्नमेंट है, वो कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा पाएगी। तो ये बहुत दूर की कौड़ी है। अभी मैं आपके सवाल पे पहुंचा ही नहीं। मतलब चुनाव किस तरीके से होंगे, कौन किसके पाले में जाएगा,
किसको कितनी सीटें मिल पाएंगी, कौन फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे आएगा, थर्ड आएगा, वो दिखाएगा कि गवर्नमेंट का नेचर कैसा होगा। फिर उसका मैनिफेस्टेशन समझ में आएगा। फिर हम शायद इस अच्छे और ज़रूरी सवाल पे बात कर पाएंगे कि अब बांग्लादेश के सामने चुनौतियाँ क्या होंगी। और अगर आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँ, चुनौती तो सबसे पहले ये होगी देश को एक करना विनय जी। क्योंकि लेबर फोर्स अगर एक नहीं होगा, मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक हिंदू महिला बैठी है, एक बुद्धिस्ट महिला बैठी है और एक मुस्लिम महिला बैठी है और आपस में लड़ाई कर रहा हूँ, तो रेडीमेड गारमेंट्स का काम तो नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहली चुनौती तो यही होगी कि दोबारा ये विश्वास दिलाना देश के अंदर कि हम एक उदारवादी इस्लामिक राष्ट्र हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, लेकिन अगर वो उदारवादी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन करते हैं और हम इकोनॉमिक फोर्स जहाँ से हमने छोड़ा था या छूट गया था वहाँ से हम लेने को तैयार हैं। ये अंदर विश्वास दिलाना है और फिर बाहर भी ये क्रेडिबिलिटी बनानी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विनय जी क्रेडिबिलिटी का सिक्का चलता है। एज ए नेशन, अगर आप एज ए नेशन ब्रांडिंग आपसे लूज़ हो गई ना, तो फिर कोई कन्वेंशन और कोई भी ट्रीटी काम नहीं आती। तो बांग्लादेश ने वो क्रेडिबिलिटी लूज़ की है। अगर पॉलिटिकली आप स्टेबल नहीं हैं तो आपके प्रॉस्पेक्ट हमेशा डेंजरस हो जाएंगे और हमेशा खतरे में रहेंगे दरअसल। तो इसीलिए चुनौती तो देश को एक करना है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फिर से इंक्लूसिव बताते हुए लेकर के आगे बढ़ना, जो बहुत चुनौती होगी क्योंकि जमात इस्लामी तड़प रही है सत्ता में आने के लिए, सिर्फ इन 4 सालों में नहीं, पिछले कई सालों में। और छात्र समाज अब पॉलिटिकल फोर्स बन के उभरा है, तो वहाँ भी आज ही फैक्शन है। अगर आज ही आप थोड़ा सा पता कर लें तो आपको नेशनल सिटीज़न पार्टी में भी फैक्शन दिख जाएंगे, जमात इस्लामी में भी फैक्शन दिख जाएंगे, इनफैक्ट जो उनकी स्टूडेंट विंग है वहाँ भी फैक्शन दिख जाएंगे, बीएनपी के फैक्शन तो जग जाहिर ही हैं। तो ये एक तरह से मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश जहाँ जा रहा था वहाँ से अब वो थोड़ा सा पॉलिटिकल क्राइसिस, नेपाल से मैं कंपेयर करूँ तो नेपाल में जो एक अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के, बांग्लादेश उस इनसिक्योरिटी में, उस अनसर्टेनिटी में पहुंच रहा है और ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए बहुत खतरनाक बात होगी। सर, आपने बांग्लादेश के भी राजनीति की बात की, तो हमें देखने को मिला है कि वहाँ की राजनीति जो है बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं चलती है। तो ये भी समझा जाता है कि अगर वहाँ से किसी का निर्वासन होता है तो आप ये मत समझिए कि वो उस आदमी का पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया। हो सकता है जब वो जितने दिन वो निर्वासन में रहा उसने बैठ के अपनी रणनीति बनाई हो और आगे के लिए काम कैसे करना है ये सोचा हो। ऐसा हम शेख हसीना जी के मामले में देख चुके हैं। जब उनके पिता की हत्या हुई तो 1975 के बाद वो बांग्लादेश नहीं जा पाईं। 6 साल यहीं दिल्ली में वो निर्वासन में रहीं और फिर 1981 में वापस बांग्लादेश गई और फिर लगातार मेहनत की, पार्टी को संभाला और 1996 में उन्होंने पीएम बन के भी दिखाया और फिर उसके बाद भी लगातार 2 दशकों तक सरकार चलाई। तो सर, मैं ये जो आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो 17 साल बाद तारिक रहमान जी लौटे हैं और उनकी माँ का एक निधन हो गया, बड़ा ही दुखद है, तो वो कैसे अब पार्टी को संभाल पाएंगे और आपको क्या लगता है कि शेख हसीना जैसा वो कमाल कर सकते हैं? उनके पास ऐसी क्या ताकतें हैं, क्योंकि आपने बताया वो पुरानी खिलाड़ी हैं। तो आप इसे कैसे देखते हैं? अपना पर्सनल ओपिनियन बताइए कि आपको तारिक रहमान से कितनी उम्मीद है कि वो सरकार में आ सकते हैं और पूरी पार्टी को संभाल सकते हैं? विनय जी, तारिक रहमान जिया, हो सकता है आने वाले समय में हम तारिक जिया ज़्यादा सुने अब, क्योंकि नैरेटिव की ही तो पॉलिटिक्स होती है, नए खिलाड़ी नहीं हैं राजनीति के। और आपने बिल्कुल ठीक कहा बांग्लादेश के लिए कि वहाँ पे निर्वासन खुद, पॉलिटिकल सिचुएशंस आती हैं तो खुद निर्वासन लिए जाते हैं और वो एक तरह से टाइम ऑफ प्रिपेयर्डनेस होता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूँगा कि डीकॉलोनाइजेशन फेज के बाद, 1950s के बाद की जो दुनिया बनी है, अब वो कोई भी ऐसा देश नहीं है विनय जी जो बहुत आइसोलेशन में रहता है। सब कुछ सरफेस पे नहीं आता, बाद में कहीं समय गुजर जाता है तो किताबें लिखी जाती हैं, तो रियल अकाउंट सामने आते हैं। हम सिर्फ रिपोर्टिंग पे अभी विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि वो थोड़ा सा नैरेटिव बेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कई बार आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो दुनिया भर के देशों में अब ये आराम से कहा जा सकता है डीकॉलोनाइजेशन फेज़ के बाद, 50s के बाद, कि कोई भी देश एकदम से सावन तो होता है, सावन स्टेट तो होता है, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो आइसोलेशन में काम नहीं करता। बहुत सारे इंटरकनेक्टेडनेस चीज़ें हो रही होती हैं जो पर्दे के पीछे हो रही होती हैं। कोई अकेला देश अपने लिए सारे फैसले नहीं लेता। मैं ये नहीं कहूँगा वो हमेशा दबाव में लेता है, लेकिन इम्प्रेशंस होते हैं, उसकी मजबूरियाँ, नेसेसिटीज़ होती हैं। तो बांग्लादेश में भी जो निर्वासन है, वहाँ से वो कौन से असाइलम में जाते हैं, भारत आते हैं, यूके जाते हैं, किसी और कंट्री में जाते हैं, ये सब कुछ कैलकुलेटेड है और ये स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया जाता है।
कुछ लोगों ने कहा कि अभी जो अपराइजिंग हुई थी विनय जी जुलाई में भी, शेख हसीना का सुरक्षित भारत आ जाना ये एक बहुत असंभव बात है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो आज जिनके बारे में हमें ठीक से पता नहीं, हो सकता है वो यूनिस गवर्नमेंट में बैठे हों, बांग्लादेश की आर्मी में बैठे हों या बीएनपी में बैठे हों, लेकिन उनमें से ज़रूर उनमें लोगों का हाथ है कि शेख हसीना बहुत सेफली भारत में आई। क्योंकि पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट कभी भी आप नहीं मान सकते कि किसी का ख़त्म हो गया आजकल की राजनीति में, क्योंकि सिर्फ एक देश की राजनीति नहीं होती, वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी उसमें रोल प्ले कर रही होती। मैं इसमें बहुत यकीन नहीं करता कि कोई एक इकलौता देश, कोई भारत, कोई चीन या कोई अमेरिका बांग्लादेश की राजनीति को या नेपाल की राजनीति को बिल्कुल टर्न कर देगा या बिल्कुल चेंज कर देगा, ऐसा तो मैं नहीं मानता। ये कहना तो किसी देश को अंडर एस्टिमेट करना होगा। तो एक तो ये वजह मैं मानता हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि निर्वासन में उनको एक प्रिपेयर्डनेस की तैयारी मिलती है, क्योंकि हम फाइन पॉलिसी की किताबों में भी पढ़ते हैं एक फैक्टर होता है इंटरनेशनल मिल्यू, वो डिटर्मिनेंट की तरह काम करता है। तो बांग्लादेश की राजनीति और उसकी विदेश नीति अगर समझनी है तो उस इंटरनेशनल मिल्यू को आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे, और वही निर्वासन में सपोर्ट कर रहा होता है। अब आते हैं तारिक रहमान पे। जैसे मैंने बार बार कहा कि ये नए खिलाड़ी नहीं है। पिछले 2 टेन्योर में जब जिया सरकार में थी, बेगम जिया सरकार में थी, तो भी वो बहुत डिसाइसिव प्लेयर थे और उनके पे भी मुकदमे चल रहे थे। अब इस सरकार ने वो मुकदमे ड्रॉप किए। वो बहुत पुराने खिलाड़ी रहे हैं और ख़ासकर भारत के लिहाज से मैं कहूँ, जैसे अपना जो कोलकाता है, कोलकाता से 100 किलोमीटर के अंदर की दूरी है बांग्लादेश बॉर्डर की, और हमें पता है कि जब खालिदा जिया का लास्ट टेन्योर था 2006 तक, तो बहुत एंटी इंडियन जो मिलिटेंट कैंप थे उनको कोवर्ट ही सही बट सपोर्ट जा रहा था। कहते हैं कि उसमें भी तारिक रहमान साहब की रजामंदी थी। आज ज़रूर दबाव है बहुत लिबरल दिखने का, क्योंकि मैंने जैसे बताने की कोशिश की कि आपको इलेक्शन में जीतना है और सारे वोट फैक्शंस को आपको इन्फ्लुएंस करना है। लेकिन तारिक रहमान साहब बहुत पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं। अभी वो इस चुनाव में आए हैं। मुझे लगता है कि अगर फरवरी में चुनाव हो सके और चुनाव के परिणाम आए, चाहे वो नंबर 1 पे आए, नंबर 2 पे आए, नंबर 3 पे आए, लेकिन वो बांग्लादेश की राजनीति में डिसाइसिव तो रहेंगे। और उनका जो, जैसे ये तुलना बहुत सही तो नहीं है लेकिन शायद अभी तात्कालिक तौर पे कर देता हूँ, जैसे तालिबान 2.0 है जिसको अपनी एक्सेप्टेंस दिखाने की गरज है और धीरे धीरे वो इंटरनल पॉलिसीज़ उनकी आज भी बहुत क्रिटिसाइज़ आप कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, फॉरेन पॉलिसी में वो अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक फेस वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही तारिक रहमान साहब की सरकार आती है, सरकार में भागीदार होते हैं वो, तो वो एक लिबरल फेस दिखाने, ये एक सबसे बड़े लिबरल फेस वही होंगे। और अवामी लीग ने जो वैक्यूम क्रिएट किया है, तारिक रहमान साहब ये कहने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो बीएनपी पार्टी है वो एक अखिल बांग्लादेश पार्टी है, मतलब वो एक पैन बांग्लादेशी पार्टी है जहाँ पे सभी तरह के लोगों का स्वागत है, और मॉडर्न एजुकेशन के साथ, पुरानी हिस्ट्री के साथ हम बांग्लादेश को ठीक से प्रोजेक्ट कर पाएंगे तो उनके पास वो सारे फैक्शन चलेंगे। तो मेरे ख्याल से रहमान साहब का फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अचानक कोई बहुत सनसनीखेज घटना अगर नहीं होती है तो वो राजनीति में बहुत ही रेलिवेंट बने रहेंगे। और अभी तो उनके माताजी का देहावसान हुआ है, एक पहले से ही एक सिंपैथी चल रही थी उनके लिए, अब तो ये और भी उनके फेवर में जाएगी। बांग्लादेश के बारे में इतना कुछ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है दर्शकों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में क्या चल रहा है और क्या क्या आगे होने वाला है, इसकी संभावनाएं क्या है। इंडिया टीवी के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरामैन राजीव के साथ विनय त्रिवेदी, इंडिया टीवी।